वजह काफी है जिंदगी जीने के लिए, सिर्फ एक वजह। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मिस यू सर, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और चलिए हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे पहले इस बात की चर्चा करें कि हम क्या पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने पाषाण काल को देखा, हमने सिंधु सभ्यता देखी, क्या देखी? सिंधु घाटी की सभ्यता हमने देखी, हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या क्या था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां था? मैंने फिर आपको बताया कि पूरे भारत में और आज के पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं। एक सवाल वहां से बनता है। फिर हमने देखा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को सैंडल सभ्यता कहना उचित है। हमने विश्लेषण किया, पता चला कि ये शहर तो सिंधु घाटी में ही नहीं, ये तो सिंधु घाटी के बाहर भी थे, इंडस वैली के बाहर भी नजर आते हैं। जैसे कि हमने आलमगीरपुर देखा, है ना, सुल्तानगंज देखा था, हमने देहाबाद देखा था। तब पता चला कि इस सभ्यता का सबसे अच्छा नाम अगर कोई हो सकता है तो हड़प्पा सभ्यता हो सकता है। ये प्रश्न ने पूछा था कि विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अब कहानी उस मन की इच्छा की है कि जब हमें लगता है कि आखिरकार इस सभ्यता में क्या क्या मिला, क्या क्या चीजें वहां से प्राप्त होती हैं, कौन से वहां शहर थे। ये एक कुंठा है जो हमें अपनी शांत करनी है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद कोई भी विचार अगर आता है तो हम उस पर विचार विमर्श भी करेंगे। अगला सवाल, सब आप कह रहे हैं हम विचार विमर्श करेंगे, क्या हम इसमें कुछ सटीकता से नहीं जानते? सटीकता से वही जान सकते हैं जो खुदाई में मिला है। इनकी जो लिपि है वो पिक्टोग्राफी है, भाव चित्रात्मक। पूरी दुनिया की लिपियों से उस लिपि का मिलान किया गया है, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जिसे हम ये कह सकें कि देखो ये सब इस लिपि में ऐसा है तो ये शब्द का अर्थ ये होगा। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इनके पर्सनल इंटरेस्ट, इनकी रुचियां, ये क्या सोचते थे, जीवन के बारे में इनका क्या सोचना था, धर्म इनका कैसा था, राजा वाजा होता था कि नहीं होता था, युद्ध प्रेमी थे कि शांति प्रेमी थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ये सब हमारे विश्लेषण पर आधारित है, एनालिसिस के आधार पर बेस है। अगली बात ये भी निकल आती है कि अगर एनालिसिस क्या है भैया, वो दो व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। इफ आई नॉट रॉन्ग, तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो हम विश्लेषण देखते हैं, एनालिसिस, फिर हम उसमें सटीक विश्लेषण देखते हैं कि सटीक विश्लेषण क्या है, सबसे सही बात आज तक क्या मानी गई है। मैंने कल से मेरा अर्थ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सैंडल सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेगा सिटीज हैं। मेगा सिटीज हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चरबुद्रो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है। दीज आर द मेगा सिटीज। ये बड़े नगर थे, इन नगर से ही सारी कहानी चलती थी। यही वो नगर हैं जिनसे सारी कहानी चलती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सब विश्लेषण आप कर चुके हैं, एक दिमाग में रोड मैप आप बना चुके हैं। रोड मैप बनाइए, इतिहास का मजा लीजिए। एक मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, एक सर है तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, अपने अतीत को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यही हमें अतीत जानना है। सिंधु सभ्यता का भारत की संस्कृति ऋणी है, भारत की संस्कृति पर सैंडल सभ्यता के क्या उदाहरण है, ये सब हमें जानना पड़ता है, ठीक है। चलिए साहब, आइए हम आज सैंडल सभ्यता के प्रमुख नगरों पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? सैंडल सभ्यता के प्रमुख नगर। सैंडल सभ्यता, जब मैं सैंडल सभ्यता लिख रहा हूं तो हड़प्पा सभ्यता भी इसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है, बात ये उसी के नाम है। सैंडल सभ्यता के प्रमुख नगर देखिए, सैंडल सभ्यता के बहुत सारे स्थलों की खोज की गई है। सैंडल सभ्यता के बहुत सारे जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं, उन्हें खोजा जा चुका है, बहुत सारी साइट्स हैं जो खोजी जा चुकी हैं। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात यह है, सैंडल सभ्यता के अधिकांश स्थल पाकिस्तान में है। ये नोट कीजिए, मैक्सिमम साइट्स पाकिस्तान में है भैया। जो अधिकांश स्थल हैं, अधिकांश स्थल पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के दिमाग में आते लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, है ना। तो मेरा अपना मानना यह है कि एक देश को आप केवल इसलिए गाली नहीं दे सकते कि चंद लोग खराब हैं, देश तो ठीक ही था, है ना, देश सब ठीक होते हैं। पाकिस्तान में है। भारत में सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं, भारत में सबसे ज्यादा स्थल अगर कहीं है तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। कहां खोजे गए हैं? गुजरात में है। और आजादी के बाद खोजा गया जो सबसे पहला स्थल है वो रोपड़ है। आजादी के बाद अगर कोई स्थल खोजा गया भारत में तो वो रोपड़ है। ये वही रोपड़ है जो वर्तमान में रूपनगर है, पंजाब का वर्तमान का रूपनगर। ये रोपड़ क्या है जी? ये वर्तमान का रूपनगर है, वर्तमान का रूपनगर है, इसको याद रखिएगा। तो आजादी के बाद सबसे पहला स्थल ये खोजा गया, ठीक है, ओके, समझ गए आप? आगे देखो, अब जो रूपनगर है, सबसे पहला जो 7 मेगा शहर हैं, 7 बड़े शहरों को संज्ञा दी जाती है। इनमें 7 बड़े शहर हैं। 7 कैसे हैं भैया? 7 इसमें बड़े शहर हैं। कौन से? एक है हड़प्पा है जी, एक शहर मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। एक शहर चनहुदड़ो है। भारत में कालीबंगा, लोथल है, और एक भैया कहीं पर आपको राखीगढ़ी भी लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको बनावली भी लिखा मिलेगा, लेकिन मैं राखीगढ़ी को मानूंगा। किसको? राखीगढ़ी। दीज आर द मेगा सिटीज। ये वो स्थल हैं जो सबसे बड़े शहर हैं, दैट इज हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चनहुदारो। एक आपकी कालीबंगा है, लोथल, धौलावीरा, और एक है आपका राखीगढ़ी। बात समझ में आई जी? नहीं समझ लिया? दीज आर द 7 मेगा सिटीज। ये 7 बड़े शहर थे। इनका तो आपको एक बहुत विस्तार से चर्चा करनी है, इन शहरों की। चलिए साहब, हम सबसे पहला शहर डालते हैं। हमारी हेडिंग है कौन सी? हड़प्पा। हमारी सबसे पहली हेडिंग है एक शहर जिसका नाम है हड़प्पा।
देखिए दादा, हड़प्पा सबसे पहला स्थल यही खोजा गया था। इसकी सबसे पहली जानकारी, हड़प्पा शहर की सबसे पहले जानकारी देने वाले जो शख्स हैं उसका नाम चार्ल्स मेसन था, जिसने देखा था कि पंजाब के जो मोंटगोमरी जिला है उसमें कुछ नीचे दबा हुआ है। सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन साहब ने दी थी। कौन देता है? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन साहब ने दी थी। किन्होंने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। बाद में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी कौन थे साहब? राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा को बड़े लंबे लेवल पर एवैक्यूएट कराया, उत्खनन कराया। कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद माधो स्वरूप वत्स हैं। कौन थे? माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स थे। कौन है जी? माधो स्वरूप वत्स का नाम लिया जाता है। फिर थे सर मार्टिमर व्हीलर। उसके बाद कौन है भैया? सर मार्टिमर व्हीलर है। सर मार्टिमर व्हीलर, सर मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर है। तो आपसे ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि इनमें से कौन वो शख्स है जिसका संबंध हड़प्पा से नहीं है। तो हड़प्पा से राय बहादुर दयाराम साहनी जी का भी संबंध है। बाद में माधो स्वरूप वत्स ने भी इसका उत्खनन कराया। ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर ने भी बताया और बताया कि ये एक शहर है। देखिए शहर क्या होता है? शहर की जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापार पे चलती है। हालांकि दुनिया भर की लगभग कमोबेश सारी अर्थव्यवस्थाओं का आधार कृषि है। लेकिन एक व्यक्ति है, अगर आपने कभी नाम सुना हो गार्डन चाइल्ड, तो लिख लेना, नोट करके लिखिएगा कि एक शख्स है जिनका नाम गार्डन चाइल्ड था। गार्डन चाइल्ड ने शहरों के 10 लक्षण बताए हैं। गार्डन चाइल्ड जो है वो शहरों के 10 लक्षण बताते हैं कि अगर ये लक्षण आपको दिख जाए तो आप ये कह सकते हो कि वो ये शहर है ना। गार्डन चाइल्ड जो है क्या बताते हैं? शहरों के 10 लक्षण उन्होंने शहरों के बताए। 10 लक्षण बताए थे शहरीकरण के, जैसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन के उन्होंने भैया 10 लक्षण बताए हैं। तो उन्हीं में से एक शहर हड़प्पा भी है। ये सब लोग जो हैं बहुत रिलेट करते हैं क्या कि इन्होंने हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ खोजा। देखिए समय क्या है? समय यह है कि हो सकता है आगे भी और कुछ मिल जाए, यहां पर भी बात ना रुके। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर भी बात ना रुके और आगे भी हमें बहुत सारा चीज खोजने को मिल जाए। ठीक है, देखो इस शहर के कुछ नाम बताए गए हैं। जैसे इस शहर के अन्य नाम हैं, यह पहले देखिए पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। किसमें है? मोंटगोमरी में। मोंटगोमरी जिले में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। आगे देखिए इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार, मतलब एक प्रकार से एंट्री गेट भी कहते हैं। इसे इस सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है कि यह इस सभ्यता का तोरण द्वार है। तोरण द्वार, दैट इज एंट्री गेट। इसे एंट्री गेट भी कहते हैं। इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? अर्ध औद्योगिक नगर, हाफ इंडस्ट्रियल सिटी, हाफ इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं। और आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिलाकर पढ़ोगे तो दीज आर द ट्विन सिटीज। कुछ मार्टिन व्हीलर साहब ने कहा कि सिटीज नहीं, दीज आर द ट्विन कैपिटल्स ऑफ एम्पायर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ज्वाइंट रूप से क्या कहा जाता है कि ये भैया ज्वाइंट रूप से एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो देखें, हड़प्पा प्लस मोहनजोदारो क्या है भैया? एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही गई है। एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, दीज आर द ट्विन कैपिटल्स। ये एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां भी कही गई हैं। मेरे हिसाब से आप सबको पता होना चाहिए, एक बार आपके कमेंट थोड़ा देख लेता हूं, है ना। सर एक आर्थिक राजधानी नहीं होगी, राजनीतिक सब बात बताऊंगा, सारी बात 2 मिनट रुकिए। दीज आर द अदर नेम, एंट्री गेट कहा जाता है। इसे हाफ इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ इंडस्ट्रियल सिटी भी इसे कहा जाता है। और आगे देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, दीज आर द ट्विन कैपिटल्स भी कहा जाता है। और देखिए एक शब्द और है, मैं आपको बता दूं। देखिए आप वेद देखिए, ऋग्वेद में एक शब्द है हरूपिया, सॉरी जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। ऋग्वेद में एक जगह का जिक्र है, एक जगह की जानकारी है, या जिसे आप शहर कह सकते हो। जगह का नाम है हरयूपिया। हरयूपिया, हरयूपिया का जिक्र है, एक शब्द की जानकारी है हरयूपिया। और इसी हरयूपिया को मार्टिमर व्हीलर कह देते हैं कि ये हरयूपिया जो शब्द है ये असल में हड़प्पा के लिए इस्तेमाल हुआ है। हरयूपिया शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? हड़प्पा के लिए। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा, ऋग्वेद में हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो हरयूपिया जो शब्द है ये हड़प्पा के लिए प्रयोग हुआ है। हड़प्पा के लिए प्रयोग हुआ। आने वाला समय बड़ा डिस्कशन का है, क्योंकि कुछ लोगों को यह लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से आए थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बिगड़ने के क्रम में इनका समाप्ति जो हुई वो आर्यों के आक्रमण से हुई। आर्य आए, उन्होंने हड़प्पा के शहरों को तोड़ दिया, हड़प्पा के जो किले थे उन्हें तोड़ दिया। क्या भाई साहब ये बात आप कैसे कह सकते हो? बोले हम कह सकते हैं। आप इंद्र को देखिए, इंद्र का एक नाम पुरंदर है। क्या है जी? इंद्र का एक नाम पुरंदर है। पुरंदर का अर्थ होता है पूर्व, मतलब किलों को तोड़ देने वाला, जिसने किले तोड़ दिए। पुरंदर जो किलों का तोड़ देता है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने किसके किले तोड़े? ऑब्वियस बात है इंद्र ने अपने किले तो नहीं तोड़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किले तोड़ दिए। तो एक थ्योरी ये भी है कि आर्यों के आक्रमण से ये नष्ट हो गई सभ्यता। तो आर्यों का मतलब वेद, वेद का मतलब ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में एक जगह हरयूपिया का जिक्र है और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये हमने हड़प्पा के लिए प्रयोग किया है, इसके लिए हड़प्पा के लिए हमने इसका जिक्र किया है। आइए साहब, तो ये थी एक बेसिक जानकारी। अब देखिए हड़प्पा शहर कैसा दिखता है। हड़प्पा शहर जो है आपको मिलेगा, ये शहर एक्चुअल में 2 टीलों पर बसा हुआ है। हड़प्पा जो शहर है भैया, इसमें आपको 2 टीले देखने को मिलेंगे। इस तरीके से बसा है। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एक हमने पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की है। यह शहर 2 टीलों में बटा था। यह शहर 2 टीलों में बटा है। यह शहर 2 टीलों में बटा था। 2 टीलों में। दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 माउंट्स, डिवाइडेड इनटू
टू माउंट्स, दो माउंट्स में बटा है और इन्हीं टीलों को दिशा के हिसाब से एक टीला पूर्वी टीला कहा गया। क्या कहा गया? ये एक टीला है जो पूर्वी टीला है, दैट इज ईस्टर्न माउंट भैया। कौन सा माउंट है? ईस्टर्न माउंट। एक टीला पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, जिसे वेस्टर्न माउंट कहा गया है। क्या कहा गया? वेस्टर्न माउंट। और जब हम वेस्टर्न माउंट को ध्यान से देखते हैं तो देखिए कौन से टीले हैं। पहला टीला जिसे ईस्टर्न माउंट कहा गया है, ईस्टर्न माउंट। दूसरा कहा गया है वेस्टर्न माउंट। ईस्टर्न माउंट और वेस्टर्न माउंट मतलब एक टीला जिसे पूर्वी टीला कहा गया, एक टीला जिसे पश्चिमी टीला कहा गया है, पश्चिमी टीला। और जब आप इस पश्चिमी टीले को देखते हो, यहां एक अजीब सी संरचना देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको घेरा गया है। यहां पर आपको किलेबंदी के साक्ष्य मिल जाते हैं। ये जो टीला है, यहां से आपको किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? किलेबंदी के साक्ष्य मिल जाते हैं। यहां से आपको किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं, यहां से आपको सिटेडल होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे दुर्गीकरण भी कहा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? दुर्गीकरण। यहीं से एक बात जो है दिमाग में आनी शुरू होती है, दुर्गीकरण क्यों किया गया होगा सर? दुर्गीकरण क्यों किया होगा? क्या राजा था? सोचने वाली सवाल है। आने वाले समय में यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा जैसी कोई चीज नहीं है। फिर किला क्यों बनाया होगा? क्या सब किसी से खतरा था? हो सकता है। मानव को समाज में रहने के लिए मजबूर क्या डर है ना? मैं आपसे कहूं कि जाइए आप एक वीरान गांव में जाकर रहने लगिए और आपको हवा खा जाएगा। तो आप कहोगे सर मैं तो अकेला नहीं रहूंगा उसमें, सर किसी को भेजो मेरे साथ, हवा खा जाएगा मुझे तो। हाँ यार होता सकता है। तो डर ने इंसान को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया। डर बहुत बड़ी चीज है जो इंसान को मजबूर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक चीज को टीला देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो इस किलेबंदी को करने के लिए मजबूर करता होगा। तो राजा वाली बात आप देखेंगे, राजा तो नहीं था। इतना जरूर था कि इस किलेबंदी करने के लिए आप ताला वहीं लगाते हैं जहां चोरी होने का डर होता है। आपने अगर किलेबंदी की है तो इसका सीधा सी बात यह है कि यहां पर कुछ खास था। तो ऐसा समझ में आता है। और सबसे पहले आप इस बारे में कुछ बातें लिखिए। ऐसी व्यवस्था सैंडव सभ्यता के बहुत सारे शहरों में देखने को मिली है कि जहां शहर दो भागों में बसाया गया है। बहुत सारे शहरों में ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुत सारे शहरों में यह व्यवस्था देखने को मिलती है, यह व्यवस्था देखने को मिलती है। आप इसमें हड़प्पा का नाम लो, आप इसमें मोहनजोदड़ो का नाम ले सकते हैं, कालीबंगा का नाम ले सकते हैं, लोथल का, बहुत जगह ये सिस्टम मिला है। अब यहां से एक बात तो सच है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो पश्चिमी टीला है, यह बात सच है कि यहां पर कुछ खास लोग रहते होंगे, समाज का कुछ खास वर्ग यहां पर रहता होगा, समाज का कुछ खास वर्ग यहां पर रहता होगा भैया। और चूंकि भाई उन्हीं आप क्या करेंगे, आप वहीं तो सिटेडल लगाएंगे जहां कुछ डर है किसी चीज का। अब डर नहीं तो क्या करेगा सिटेडल? तो यहां पर संभवतः आम जनता रहती थी। सर आप अपनी ही बात से मुकर रहे हो, मैंने नहीं कहा। आपको हमारे यहाँ कहते हैं कि अरे बहुत तेजी से बातें पकड़ता है यार, बात पकड़ा करो। सर आपने आम जनता बता दिया, कुछ खास वर्ग। एक तरफ आप कह रहे हो कि शायद हो सकता है राजा भी नहीं है। अब जब राजा नहीं है तो फिर तो सारे आदमी राजा है। अगर राजा नहीं है तो फिर आम जनता क्या बची? यहां पर कॉमन पीपल रहते हैं, यहां पर भैया स्पेशल क्लास रहती है, यहां पर दादा स्पेशल क्लास रहती है। मैं आपको बता दिया है कि राजा तो है नहीं। दुर्गीकरण का क्या मतलब है दादा? दादा दुर्गीकरण का मतलब है कि शहर को दीवार से घेरा गया है, पूरा शहर दीवार से घिरा है, ईंटों की दीवार बनाई गई है सेफ्टी पर्पस से। डर किससे है? यही आगे आने वाला सवाल है, हम देखेंगे कि और ये हम पता देखते हैं कि जो संभवतः जो आपका ईस्टर्न माउंट है, ईस्टर्न माउंट भैया, इस पर साधारण निवासी, इस पर आम जनता रहती है। पता चलता है कि पश्चिमी टीले पर जो कि दुर्गीकरण है, एक आपको स्पेशल क्लास रहती होगी, समाज का एक खास वर्ग रहता होगा। यहीं से हमारे दिमाग में एक प्रश्न खोजा, खास वर्ग क्या राजा था क्या? है ना? ठीक है, क्या राजा था क्या? क्या राजा था? यहीं से एक प्रश्न बनता है कि क्या राजा था भैया? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। और सर अगर पूर्वी टीले पर आम जनता रहती थी, क्या इस आम जनता को यहां जाने की परमिशन नहीं थी? क्या समाज में भेदभाव था सर? क्या समाज पुराने जमाने से ही बटा हुआ है? जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले दास प्रथा के साक्ष्य कहां से मिलते? तो वैदिक काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना? ठीक है, पहले हाँ सही है, गुड है ना? कि क्या दास प्रथा पहले चली आ रही है? समाज यहीं से हम इसमें चक्के खोल देंगे। आइए साहब, अब यहां से क्या क्या चीजें मिलती हैं वो चीजें देखिए। हड़प्पा से मिली क्या क्या सामग्री है? हड़प्पा से मिलने वाली क्या क्या सामग्री है? द आर्कियोलॉजिकल गुड्स, द आर्कियोलॉजिकल गुड्स, आर्कियोलॉजिकल गुड्स क्या क्या देखने को मिलती है? क्या क्या सिंधु घाटी यहां से हड़प्पा से क्या क्या देखने को मिलता है? भैया हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है कि यहां से एक मूर्ति मिली है, एक महिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, महिला के गर्भ से पौधा। आपको हम एक चीज बता दें, ये जानकारी जुटाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, हम कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए, है ना? पता नहीं कितनी किताबों को खंगाला जाता है और फिर उस सामग्री को, जो स्टडी मटेरियल है, उस कंटेंट को सेट किया जाता है एज पर योर नीड। ठीक है, और उसमें कितनी मेहनत लगती है आप इसको नहीं समझेंगे। ठीक है युवराज जायसवाल, बेटा थोड़ा सा इज्जत करना सीखो, वरना तो बहुत दिक्कत आई आगे। सर का तो एक्चुअली कुछ नहीं जाना, है ना? सर का क्या जाना है? दिक्कत आपको आनी है। सर को तो जहां जो कर रहे हैं सर वो ठीक है, सर को कुछ नहीं जाना। महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, पौधा निकलता हुआ। मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल पर तैयारी करते हैं वो मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, मैच्योर होते हैं, है ना? सबसे पहला काम जीवन का टू शो द मैच्योरिटी है। आपको क्या लगता है आप नौकरी को चुनते हो? नहीं, नौकरी आपको चुनती है। जिस दिन सरकार को पेपर को लगेगा कि तुम फिट हो चुके हो, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम नौकरी चुनो, नौकरी तुम्हें चुनती है। जो तो कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन हम कई बार क्या देखते हैं कि बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करने वाले लोग एक छोटी नौकरी को ज्वाइन करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम उसी के लिए बने थे, नौकरी ने तुम्हें अपने में चुन लिया है, नौकरी तुम्हें चुनती है, तुम नौकरी को नहीं चुनते। और हमें देखना होगा कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। सर ये कैसी बात हुई? हम तो सब हम ही हैं भैया। हम कौन हैं? हम वो हैं जो देश चलाएंगे, हम जो देश चलाएंगे।
और ये देश कितने खतरों से घिरा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पग पग खतरा है, हर कदम कोई कातिल है, कोई हर कदम कोई कातिल है, कहां जाए कोई। ये देश आपके हाथों में आना है। आपसे एक सभ्य व्यवहार की, आपसे इंटेलिजेंसी की, तार्किक बातों की उम्मीद करती है ये जनता। आप अधिकारी हैं आने वाले, आप अधिकारी हैं। और आपको अधिकार इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आप जनता पर अत्याचार करें या आप अपनी अकड़ दिखाएं, नहीं। आपको अधिकार इसलिए दिया जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। कौन सी जिम्मेदारी है? इस देश की जिम्मेदारी है। सरकारी नौकरी केवल और केवल रोजगार पाने का जरिया नहीं है। कमर सीधी हो जाती है जब लोग ये कहते हैं कि आप सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, आप आईबी इंस्पेक्टर हैं, आप इनकम टैक्स में हैं। देश के पैसे से लेकर देश के दुश्मनों, देश के पैसे की चोरी से लेकर देश के दुश्मनों से बचाने तक तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। यू आर स्पेशल, आप अलग हैं। आप 1 अरब 40 करोड़ में नहीं हैं, आप अलग हैं। आप अलग हैं, आप वो हैं जो इनको संभालने जा रहे हैं। तो आप इस चीज को पहचानिए, आप अलग हैं, अलग हैं आप। और आप तो उस भीड़ से उसी दिन अलग हो गए थे जिस दिन आपने फैसला किया था कि हम आंख फोड़ने वाली मेहनत करके इस देश को बचाएंगे। आप इस भीड़ से बेटा उसी दिन अलग हो गए थे। यू आर यूनिक पर्सनैलिटी, है ना। अभी आप जो भी हैं, लेकिन आप जैसे अनिल है, अनिल का अनिल हो जाना है नौकरी लगने के बाद। आपको अकड़ के लिए अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी का अधिकार दिए जाएंगे आपको। आप समझते हैं, आप देश में जैसा माहौल है, तुम कितने लोग कहते हैं कि सर हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसा माहौल चल रहा है हमारे जैसे व्यक्ति, सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं सर। चलिए, आप अलग हैं, आप इसी को महसूस कीजिए। महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है जो इस बात को बताता है कि ये जो धरती है उसे मां का दर्जा देते थे, है ना। धरती को माता का दर्जा दिया जाता है। धरती को मातृ देवी या उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? उर्वरता की देवी माना गया है। उर्वरता की देवी माना गया है। अब देखो, अभी बोले थे मैच्योरिटी, अभी एक आदमी में आर्टिकल पढ़ा रहा है। हम तो क्या ही समझाएं, है ना। उर्वरता की देवी, क्योंकि आपको पता है कि सैंडव सभ्यता का आधार, नोट करके लिखिए, ये मानने की जरूरत है क्योंकि सैंडव सभ्यता का आधार कृषि है। सैंडव सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार या बैकबोन कहें, वो कृषि ही तो है। कृषि का अधिशेष, कृषि का अधिशेष ही इस अर्थव्यवस्था का आधार है। दैट इज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। यही इसका आधार। व्यापार तो है ही, लेकिन व्यापार भी बहुत सारा खेती पर टिका हुआ, तो बिना खेती के व्यापार भी कैसे होगा? ठीक है, चलो समझे, आगे देखो। ठीक है, यहां से स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह है, यहां से कुछ मोहरें मिलती हैं जहां से पता चलता है कि इन मोहरों पर जानवर जानवर का शिकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानवर जानवर का व्यापार। बहुत सी किताबों में व्यापार लिखा, बिल्कुल गलत लिखा है। मैं इसको स्ट्रांगली डिनाई करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का अगर कोई आधार है तो एग्रीकल्चर है। इसको मैं एक सिरे से खारिज कर दूंगा। ठीक है, लिखा है तो गलत लिखा है। मोहरें देखिए, जहां पर जानवर जानवर का शिकार कर रहे हैं, जानवरों को शिकार करते दिखाया गया है। जानवरों को भैया शिकार करते हुए दिखाया गया है। जानवरों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। मोहरें मिलती है, ठीक है ना। स्वास्तिक जैसे चिन्ह की एक आकृति मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें पसंद मत होना, है ना। ये कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से भी मिलती है। ठीक है, इस पर क्या है? देखो, जैसे किस किस जानवर को दिखाया गया है, क्या क्या है कहानी देख लीजिए। यहां से पता चलता है कि जैसे गरुड़ ने सांप का शिकार किया है, जैसे गरुड़ ने सांप को पकड़ा है, गरुड़ ने भैया सांप को पकड़ा हुआ है। जैसे कुत्ता खरगोश का शिकार कर रहा है, कुत्ता खरगोश का शिकार कर रहा है। यह बात मैं आपको इसलिए भी लिखवा रहा हूं, आपको ये पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? भैया अगर मैं क्या कहूं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गरुड़ की पहचान रखते थे कि नहीं रखते थे, तो आप कहोगे नहीं रखते थे। लेकिन जब मैंने आपको मोहर लिखवाई तो उसमें मैंने गरुड़ शब्द जिक्र किया है, तो आपको कन्फर्म किया गरुड़ को जानते थे। गरुड़ 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 किसका वाहन है? बताइए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इस तरफ कमेंट आपको देख रहा हूं। बताइए, बताओ बाबू, गरुड़ किसका वाहन माना जाता है? गरुड़ किसका वाहन माना जाता है? बताइए। कुत्ता जो है, हाँ, खरगोश का शिकार कर रहा है। ठीक है, कन्हा सामल जी, हम आपकी बात ध्यान रखेंगे। पता चलता है जैसे हिरनी दूध पिला रही है, हिरनी दूध पिला रही है, तो आपको ये, हाँ, विष्णु जी का। अब आपको सर वैष्णव धर्म तो बहुत बाद में आया। अगर हम भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान विष्णु के जो कंक्रीट जो स्टॉन्स फॉलोअर हैं, दीज आर द वैष्णविस्ट। और वैष्णव धर्म को देखोगे तो गुप्त साम्राज्य में है। गुप्त राजाओं की उपाधियां ही परम भागवत, इस तरह की उपाधियां वो लेते थे। हालांकि गुप्त शासकों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो खुद को भगवान विष्णु का अवतार ही समझते थे। लेकिन सर वैष्णव धर्म तो वहां आ गया, यहाँ कैसे? तो देखिए, मैंने क्या कहा, भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की रेटिंग है। सारे धर्मों का ओरिजिन मिल जाएगा यहाँ पर। स्वास्तिक मिल गया, देखिए, गरुड़ दिखता है, सांप दिखता है, कुत्ता है, खरगोश है, हिरनी है। तो 1 2 3 4 5 जानवर पता चले, इनसे परिचित थे। हिरनी दूध पिलाती हुई, ठीक है। जो पश्चिमी टीला है, जो पश्चिमी टीला है भैया, पश्चिमी टीला देखिए, पश्चिमी टीले से पता चलता है कि यहां से ओखली मिली है, अन्नागार मिले हैं। ओखली और अन्नागार, ओखली मिलती है, अन्नागार मिले हैं, ग्रेनरी मिलती है भैया। जिनकी संख्या 6 है, इनकी जो संख्या है भैया वो 6 है, इनकी संख्या 6 है। ओखली से पता चलता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयोग होती होंगी, अनाज पीसने के लिए, अनाज को पीसने के लिए ये ओखली जो है प्रयोग होती थी। अन्न भंडार है, ठीक है। देखिए, अन्नागार है, ये 6 है। इन 6 की जितनी कैपेसिटी है उतनी एक की होगी जो मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में भी ग्रेनरी मिलेगी, लेकिन जब 6 के बराबर एक हो जाएगी उसे ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं, आगे भी आप नोट करोगे। ये इन 6 के बराबर, इन 6 के बराबर एक मिलेगी मोहनजोदड़ो में। नोट करके लिखना कि इन 6 के बराबर जो 6 ग्रेनरी है, इनके बराबर एक ग्रेनरी मिलेगी, एक ग्रेनरी है भैया, ये मोहनजोदड़ो में मिलेगी, मोहनजोदड़ो में।
और इस एक ग्रेनरी को क्या कह देंगे? ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी इसको कह देंगे, वृहद नगा। ठीक है, दिखा देंगे सब। वैसे तो क्रिमिनल अंकित, अरे कितना खतरनाक नाम है, ऐसा नाम रखा हुआ है भाई, ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है क्रिमिनल अंकित शर्मा? ये क्या नाम हुआ? बदल दे सकते इस नाम को हमारे कहने से, हमारे नाम कहने से इसको बदल दे। ठीक है, ओके चलिए। और यहां पर क्या मिलता है? पश्चिमी टीले से बाहर एक कब्रिस्तान मिलता है। इसको अगले पेज पर ले जाऊं, अगले पेज पे ले जाता हूं। पश्चिमी टीले से बाहर एक कब्रिस्तान मिलता है हड़प्पा से, एक कब्रिस्तान मिलता है, एक कब्रिस्तान मिलता है, एक कब्रिस्तान मिलता है जिसे R37 कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे R37 कहते हैं, R37। यहां से कुछ शव मिलते हैं, यहां से उसे क्या बोलते हैं, जो जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है ना, है ना, डेड बॉडीज को रखा जाता है। यहां से पता चलता है कि जो डेड बॉडी है, यहां के कंकालों से पता चलता है कि इन लोगों को गठिया बाय थी। कंकालों से गठिया बाय का पता चलता है। ऑर्थराइज्ड गठिया बाय का पता चलता है कि इनको भैया एक हड्डी की बीमारी थी, गठिया बाय इन लोगों को हो गई थी, है ना। शंख से बना बैल मिलता है, शंख से बना बैल मिलता है भैया। क्या मिलता है? शंख से बना बैल मिलता है। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि इन लोगों को क्या थी, इन लोगों को ये गठिया बाय के भी ये लोग शिकार थे कि गठिया बाय इनको होती थी, है ना। पता चलता है कि एक बच्चे को, एक महिला है, उसके साथ एक छोटा बच्चा दफनाया गया है। तो उम्मीद लगाई गई है कि शायद ड्यूरिंग डिलीवरी इस महिला की डेथ हुई है ना। महिला के साथ एक छोटा बच्चा, महिला के साथ एक बच्चा दफनाया गया है, एक बच्चा दफनाया गया है, एक बच्चा दफनाया गया। यहां से इस बात को पता चल जाता है कि संभवतः इस महिला की जो लेबर पेन जिसे बोलते हैं, प्रसव पीड़ा जिसे कहते हैं, जो बच्चे की डिलीवरी हो रही होगी उस समय इसकी मृत्यु हुई है ना। प्रसव पीड़ा से इसकी मृत्यु हुई होगी, प्रसव पीड़ा से इसकी मृत्यु हुई होगी, प्रसव पीड़ा से इसकी मृत्यु हुई है ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना। जो प्रसव पीड़ा में बहुत दर्द होता है ना, कहते हैं कि इंसान की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से ज्यादा हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है ना। अब हम बात करेंगे क्यों, बस समझे, प्रसव पीड़ा से इसकी मृत्यु हुई होगी। ये सारी बातें यहां से पता चल जाती हैं। तो हड़प्पा अपने आप में बहुत सारी जानकारियां देता है। हड़प्पा के बाद जो शहर है वो चनहुदरो है। कौन सा है? हड़प्पा के बाद जिस शहर को खोजा गया चनहुदरो है, सॉरी मोहनजोदारो। दूसरा शहर जो हमें पढ़ना है वो शहर का नाम मोहनजोदारो है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो। देखिए साहब, इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं। इसके जो खोजकर्ता थे, डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी हैं। देखिए, एक नदी है जो सिंधु नदी है, जो इस तरीके से फ्लो करती है। ये नदी है सिंधु, और सिंधु की एक सहायक नदी है रावी। सिंधु है, फिर झेलम है, झेलम चिनाब में आकर मिल जाती है, चिनाब से आगे फिर आगे रावी मिलती है इस तरीके से। फिर एक नदी है व्यास, एक नदी पीछे से आ रही है सतलुज, और इन नदियों का मीठन कोट में आकर संगम हो जाता है, ये सिंधु में मिल जाती है। पहले देखिए कहानी, क्योंकि आप बच्चा एक मैपिंग के लिए कह रहा था, मैपिंग पर्टिकुलरली दिखा दूंगा, लेकिन आपकी मैपिंग आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। तो जो ऊपर वाला है भैया, ये सिंधु नदी है, सिंधु है दादा, ये झेलम है, झेलम है भैया, ये चिनाब है, आगे आपकी रावी है, ये आपकी व्यास है, ये नदी आपकी सतलुज है दादा। कौन सी है? सतलुज। तो अभी जो आप हड़प्पा देख रहे थे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे यहां है पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में, ये पंजाब प्रांत में। और सिंधु नदी के दाएं किनारे पर इस तरफ मौजूद है चनहुदरो। ठीक है, इस तरफ मौजूद है चनहुदरो। बोर्ड डेकोरेशन में तो क्या बताऊं तुम्हें, एक दिन तुमने थैंक्स जरूर बोलोगे। इससे मुझे चाहिए भी नहीं, मेरा आशीर्वाद मान, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे थैंक्स बोलोगे, सर थैंक्स। दिल तो मैं तुम्हारा जीत के रहूंगा, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करना पड़े, दिल तो मैं तुम्हारा जीत के रहूंगा, ये जीत है मुझे। ये मोहनजोदड़ो है। ये क्या है? ये मोहनजोदड़ो है भैया। ये मोहनजोदड़ो है, ये भैया हड़प्पा है। ओके, और ये आपस में एक दूसरे से 430 किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्स 430 किलोमीटर, ऊपर लगभग लिख लो, लगभग 430 किलोमीटर दूर है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि राखल दास बनर्जी साहब ने इसकी खोज की तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि एक साम्राज्य की जो राजधानी जैसी प्रतीत होती है। देखिए, सिंधु सिंध के जिस क्षेत्र में है, सिंध के लड़काना में पड़ती है, यह सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के भैया, यह सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो है, इस शब्द का अर्थ होता है भूतों का टीला स्लैश प्रेतों का टीला, भूतों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहते हैं, द माउंट ऑफ डेथ्स। इसी को माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला। ठीक है, ये सब है। ठीक है, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, ये इसे भैया, हाँ थैंक यू। मैं अब आप इस तरफ भैया, इस तरफ मैं आपका कमेंट देखने जाता हूं कभी-कभी। ठीक है, आगे देखिए, यहीं से पता चलता है कि इसे सिंधु का बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु का बाग भी इसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है।
इसे हम सिंधु का बाग भी कहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये सिंधु नदी के कौन से किनारे पर है? सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। सिंधु नदी के ये भैया दाएं किनारे पर है, राइट बैंक पर है। बात क्लियर हो गई है भैया? देखिए अब इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या इसकी कहानी है, ये बातें मैं कल आज के लिए मैं और थोड़ी है ना, आज के लिए कल से हम इस क्लास का ड्यूरेशन 1 से मतलब सवा घंटे 1.5 घंटे के बीच रखेंगे, ठीक है? तो मैं इसके आगे कहानी आपको कल बताऊंगा, ठीक है? आज जरूर माफी दे दीजिए, ठीक है? इसका ड्यूरेशन कल से क्या रखेंगे, सवा घंटे से 1.5 घंटे के बीच का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, है ना? अच्छा ये देख लेना कि स्टुअर्ट पिगट ने एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने कहा एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने यह बात कही है। कल आपको बहुत और मजा आने वाला है ना? कल मैं आपको यहां से मिली चीजों की इमेजेस भी दिखाऊंगा, ठीक है? आई होप। सुस्वागत, हार्दिक अभिनंदन, है ना? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर, बहुत स्वस्थ, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो। मेरे प्यारे साथियों, कल हम लोग इस बात कर रहे थे, हमने हड़प्पा को देखा कि हड़प्पा की क्या कहानी है। आज कहानी मोहनजोदड़ो की है, और मैं ये कहूं कि मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो की कहानी अपने आप में इस पूरी सिंधु सभ्यता का सार देने वाली कहानी है। ये शहर जो कि हड़प्पा तो खैर इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले खोजा गया, सारी कहानी उसी पे टिकी थी, वो ना होता तो लोगों को रुचि ही कुछ ना होती। फिर मोहनजोदड़ो खोजा गया, मोहनजोदड़ो ने इस सभ्यता की मैं ये कह सकता हूं परतें खोल दी, परतें खोल दी। ये बड़ी बात मैटर करती है कि हमने जब आप इसकी एक चीज को एनालिसिस करोगे तो यहां से आपको इतनी सारी बातें पता चलेंगी कि आपको खुद को लगेगा कि साहब ये सभ्यता की परतें खोलने वाली साइट है ना? यहां से कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो चीज आपको मतलब एनालिसिस करने में मदद ना कर सके। एक एक पॉइंट का एनालिसिस है, एक एक पॉइंट का। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा उस कंफ्यूजन से जो कंफ्यूजन कल क्लास में था। क्या कंफ्यूजन था? एक बच्चा ये पूछ रहा था कि सर एक बार मैप पे दिखाइए। बात भी सही थी। क्या बात थी? कई बार आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे छोटी छोटी बिंदु लगा देगा, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट है। अब यूं तो 1500 से ज्यादा के आसपास साइट निकल के आती हैं, तो सब तो पूछ नहीं सकता। वो जरूर पूछ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स का आप एक मैप भी देख सकते हो। कल हमने हड़प्पा को देखा था, आज हम मोहनजोदड़ो को देखने वाले हैं। मोहनजोदड़ो का मैंने आपको एक बेसिक ब्रीफ दिया था कि जैसे क्यों सिंधु का बाग कहते हैं, प्रेतो का टीला कहते हैं, सिंधु नदी के किस किनारे है ना? यहाँ से सब आप सभी को भी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं संविधान दिवस की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप देखोगे इसमें ऐसी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, क्या कहानी है, कैसे सब हुआ, कैसे सब घटित हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आज क्या होने जा रहा है उसी से आप पूरी तरीके से सहमत हैं, आपको बात समझ में आ गई है। आपको हेडिंग डाल लीजिए मोहनजोदड़ो, और ये आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो के बारे में मैं बेसिक आपको बता चुका हूं। बेसिक मैं आपको भैया पूरी तरीके से बता चुका हूं कि क्या बेसिक था। इसको लिख लेते हैं एक बार हम, चूंकि मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। फिल्म भी तो आई थी, याद है आपको? एक फिल्म भी आई थी भैया, याद होगी आपको। देखिए इसके सामान्य परिचय पर हमने कल चर्चा की थी। इसका एक सामान्य परिचय था, सामान्य परिचय पर हम चर्चा कर चुके हैं। और हम क्या कर चुके हैं भैया? इस पर कल चर्चा हो चुकी है, सामान्य परिचय पर चर्चा हो चुकी है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये बड़ी खतरनाक साइट है। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का सारी कली आपको खुल जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कैसे थी, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? देखिए साहब, यहां से क्या चीजें प्राप्त होती हैं, इस शहर से प्राप्त क्या स्थल है, शहर से प्राप्त क्या चीजें हैं, वो आपको समझना है। कहानी कुछ वैसी ही है जैसी हड़प्पा की है। क्या थी हड़प्पा कहानी? कुछ वैसा ही शहर बसा हुआ था जिस प्रकार हड़प्पा 2 टीलों में बटा है, ये शहर भी आपको 2 टीलों में दिखाई देगा। कहानी बिल्कुल सेम है ना? ये शहर भी आपको 2 टीलों में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक हमारा टीला था पूर्वी टीला, और एक हमारा था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीला वही है जिस तरीके से आप देखते थे, इस पर तुर्कीकरण के साक्ष्य हैं। भैया आप जो बच्चे पीडीएफ के रिगार्डिंग सवाल कर रहे हैं, वो जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? ओके, है ना? RW ऐप रोजगार विज्ञान की जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है? तो यहाँ से क्या है कि ये पश्चिमी टीला, कहानी बिल्कुल सेम, यहाँ से दुर्गी मैं ढूंढने को